नमस्कार, मैं हूँ लाल सिंह बानी और आप सुन रहे हैं मेरी फसक। फसक मतलब गपशप बातचीत। हम अपने यार दोस्तों के साथ तमाम तरह की फसक करते हैं। तो आज मैं भी आपके साथ कुछ फसक करना चाहूँगा। हमारा उत्तराखंड 25 साल का हो चुका है। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना था। ये उम्मीद लेकर के उत्तराखंड राज्य की मांग की गई थी कि ये एक पहाड़ी राज्य बनेगा। यहाँ पर जो नेतागण बनेंगे, मंत्री या दूसरे लोग बनेंगे, वो पहाड़ी होंगे और पहाड़ के लोगों के हितों को यहाँ पर देखा जाएगा, उनकी सभ्यता संस्कृति को आगे बढ़ावा मिलेगा। तो क्या आप मानते हैं कि हमारे उत्तराखंड की सरकार हमारे पहाड़ के लोगों को, जो लोग कुमाऊनी गढ़वाली बोलते हैं, उनके हितों की रक्षा हो रही है, नहीं हो रही है? बहरहाल हमारे उत्तराखंड में जो उत्तराखंड से बाहर के लोग हैं, उनका भी राजनीति में अच्छा खासा दखल है। ऋषिकेश में वहाँ के मेयर शंभू पासवान उत्तराखंड मूल के नहीं है, वे बाहर के हैं। और ये एक सोचनीय विषय है कि हमारे उत्तराखंड में ऋषिकेश में कोई यहाँ का लोकल नेता भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला जिसको वो ऋषिकेश का चेयरमैन बनाते हैं। इसके अलावा तो उत्तराखंड के लोग आर्थिक और राजनीतिक रूप से थोड़ा बहुत पिछड़ते जा रहे हैं। हमारे उत्तराखंड में राज्य से बाहर के लोग बड़ी मात्रा में ज़मीन खरीद रहे हैं और उत्तराखंड के यहाँ के लोगों को अगर वे मैदानी क्षेत्रों में बसना चाहते हैं तो वो जो ज़मीन है यहाँ की, उसको मार्केट रेट में ख़रीदना पड़ता है और वो एक तरह से ब्लैक मार्केटिंग है। और जो हमारे उत्तराखंड के लोग हैं, गरीब स्थिति से थोड़ा सा ऊपर उभरते हैं और हल्द्वानी या दूसरे मैदानी क्षेत्रों में एक आध प्लॉट खरीदना चाहते तो उनको मार्केट रेट में, अगर प्लॉट की कीमत 5 लाख है तो लगभग 15-20 लाख रुपए देने पड़ते हैं। और सरकार हमारे उत्तराखंड के लोगों को इस तरह से गरीब होने से बचाने में कोई कोशिश नहीं करती है। लोगों को अपनी गाड़ी कमाई एक छोटे से प्लॉट को खरीदने में सारी की सारी खर्च हो जाती है। और हमारे उत्तराखंड में थोड़ा सा इस चीज़ पर सरकार ने रोक लगानी चाहिए और पहाड़ के लोगों को, जो कि आर्थिक स्थिति से बहुत कमज़ोर होते हैं, अगर मैदानी क्षेत्र में एक छोटा सा प्लॉट खरीदते हैं तो उनको सर्किल रेट में ही मिलना चाहिए, न कि मार्केट रेट में। तो देखो होता क्या है। और उत्तराखंड की दूसरे हालचाल ये है कि यहाँ पर नकल माफिया भी होता है। हमारे युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। यार, माँ बाप का सपना होता है किसी तरह लड़के को छोटी मोटी नौकरी मिल जाए या बिटिया को मिल जाए, लेकिन युवाओं में हमेशा इस बात का भय रहता है कि वो जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसका पेपर लीक हो गया तो क्या होगा। कई बार सुनने में आता है कि जो नकल सरगना होते हैं, नकल गिरोह होता है, वे क्वेश्चन पेपर को 10-15 लाख रुपए में लीक कर देते हैं और उन लोगों का चयन हो जाता है जो पैसे खर्च कर सकते हैं, वो पेपर खरीद सकते हैं। लेकिन हमारे पहाड़ के गरीब युवा 10-15 लाख में क्वेश्चन पेपर कहाँ से खरीदेंगे? तो थोड़ा सा ये भी हमारे युवाओं के लिए चिंता का विषय है। पहाड़ के लोगों ने सोचा था कि हमारे अपने राज्य में हमारी बात सुनी जाएगी। और क्या आप मानते हैं कि पहाड़ के लोगों की उत्तराखंड राज्य बनने के बाद राजनीतिक और आर्थिक रूप से प्रोग्रेस हुई है? यहाँ के लोगों की विभिन्न विभागों में जो समस्याएं हैं उनका आसानी से निपटारा हो जाता है, नहीं होता है? ये एक हमारे और आपके लिए सोचने का विषय है। एक जागरूक नागरिक को सोचना चाहिए। इसके अलावा हमारे उत्तराखंड राज्य में जो माध्यमिक शिक्षा में पढ़ाने वाले अध्यापक हैं, जिनको आप अक्सर हाई स्कूल या इंटर कॉलेज के अध्यापकों के रूप में जानते हैं, उनके भी लगभग 6-7 साल से प्रमोशन नहीं हो रहे हैं। जो व्यक्ति एलटी में यानी कि सहायक अध्यापक में पिछले 25 साल से नौकरी कर रहा है, वो उसी पद से रिटायर हो जा रहा है या उसका फिर अगला प्रमोशन नहीं हो रहा है। और एक अध्यापकों में एक और भी चिंता है हमारे उत्तराखंड में, जो इंटर कॉलेज का प्रधानाचार्य होता है उसकी ओपन भर्ती की जा रही है। यानी कि अध्यापकों से कहा जा रहा है कि तुम फॉर्म भरो, अगर तुम पास होगे तो तुम्हें प्रिंसिपल पद पर प्रमोशन मिलेगा। तो यार, जो अध्यापक अभी 58-59 साल में चल रहे हैं, जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है, टच में नहीं है, वे उस कंपटीशन में कैसे पास होंगे? और अधिकारी लोग मान रहे हैं कि वे भी उनको भी कंपटीशन में बैठना चाहिए। अब एक अध्यापक है, उसकी उम्र माना 59 साल है और 1 साल की सेवा बची है, तो उससे भी कहा जा रहा है आप कंपटीशन में बैठो। तो अध्यापकों का एक वर्ग निराश है, वो चाहता है कि उनका प्रमोशन सीनियरिटी के आधार पर हो। और जो युवा अध्यापक हैं, 35-40 साल के, 50 साल के, जो पढ़ाई के टच में, वो चाहते हैं कि इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल पद पर रिटन टेस्ट होगा, उनको उम्मीद है वे कंपटीशन फाइट कर लेंगे। तो अध्यापकों में बहुत निराशा है। और एक निराशा अध्यापकों में ये भी है कि जो अध्यापक बेसिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा में प्रमोशन होकर आए, उन अध्यापकों को
चयन और पदोन्नत वेतनमान नहीं दिया जा रहा, तो उनमें भी काफ़ी निराशा है। और जो अध्यापक बेसिक से माध्यमिक में आए, अगर वो बेसिक शिक्षा में ही पढ़ा रहे होते तो उनको हर महीने 5-10 हज़ार रुपया ज़्यादा तनख्वाह मिलती। वहाँ कक्षाएं भी 3 ही थी, कक्षा 6-7-8 पढ़ाना पड़ता था। वे लोग पदोन्नत होकर के माध्यमिक शिक्षा में आए, तो यहाँ पर उनके पास काम का बर्डन ज़्यादा है, यानी कि काम ज़्यादा करना पड़ता है। 6-7-8-9-10 5 क्लास पढ़ानी पड़ती है, लेकिन वेतन का फ़ायदा नहीं मिला। यानी कि अगर वे बेसिक शिक्षा में ही काम कर रहे होते तो उनको वेतन ज़्यादा मिलता, 5-6 हज़ार रुपया या 5-10 हज़ार रुपया ज़्यादा मिलता। वो भी काफ़ी डिसपॉइंटेड है अपने नेताओं से और अधिकारियों से। आपने सुना होगा एक फौज का जवान सिपाही से लेकर के जेसीओ तक बन जाता है और हर बार उसको पदोन्नति के साथ कुछ न कुछ बेनिफिट मिलते हैं, सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन यहाँ पर तो यार जो बेसिक शिक्षा में पढ़ा रहे थे अध्यापक, वो एलटी में आए और उनकी पदोन्नति के साथ सुविधाएं बढ़ी नहीं, उनको वहीं पर रोक दिया गया। अब एक अध्यापक है, वो बेसिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा में आया, 46वां ग्रेड पेपर। ऐसे भी अध्यापक है यार 20-20 साल से एक ग्रेड पेपर काम कर रहे हैं, ऐसा कहीं होता है दुनिया में? और ऐसी पदोन्नति आपने सुनी है क्या? पदोन्नति के बाद भी कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा है। मिलना चाहिए ना, पदोन्नति तो तब होती है जब उसका रुतबा बढ़े, उसका पद बढ़े। लेकिन क्या है, उत्तराखंड राज्य बनने के बाद क्या यहाँ के अध्यापक अपने शासन से, अपने प्रशासन से संतुष्ट हैं? ये एक सोचने वाला विषय है। और इसके अलावा आपने वो भी सुना होगा, अभी हाल में उत्तराखंड सरकार में एक मंत्री हैं गणेश जोशी जी, उन्होंने एक डीएम है, तो उनसे मंत्री गणेश जोशी ने कहा, लोग बता रहे हैं, वो सोशल मीडिया में आ रहा है, रंग ढंग ठीक कर ले अपना, कुछ इस तरह का वो कमेंट सुनने में आ रहा है। और जब सविन बंसल से मंत्री जी ने ऐसा कहा तो जनता की तीखी प्रतिक्रिया मिली। लोगों ने कहा यार आईएएस है, पढ़ा लिखा है, और उससे मंत्री जी ऐसा कह रहे हैं। तो ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियन है, नेता और प्रशासन, इनके बीच में थोड़ा सा तालमेल की कमी दिख रही है। दूसरी चीज़ जो है, हमारे उत्तराखंड के विधानसभा में तब संसदीय कार्य मंत्री थे, उनका नाम था प्रेम अग्रवाल। उन्होंने एक विवादित टिप्पणी की, पहाड़ी डैश डैश, उस मामले में उनको अपनी कुर्सी खोनी पड़ी। और ऋषिकेश में जो मेयर है शंभू पासवान और बताया जाता है प्रेम अग्रवाल की आपस में सामंजस्य था, तो प्रेम अग्रवाल जी को अपनी कुर्सी खोनी पड़ी। तो भाई आपको लगता है कि उत्तराखंड में जो हमारे पहाड़ी लोग हैं, पहाड़ी बोलते हैं, भभूतिया त्यौहार मनाते हैं, हरेला मनाते हैं और खतड़ुआ मनाते हैं, और दूसरे त्यौहार मनाते हैं जो पहाड़ी है, कुमाऊनी, पहाड़ी, गढ़वाली बोलते हैं, तो क्या इन लोगों का हमारे उत्तराखंड में प्रॉपर डेवलपमेंट हो रहा है? ज़रा चिंता करने की बात है। दूसरा, नैनीताल जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के दौरान क्या हो गया और आप सबको पता है, वहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था और 5 मतदाताओं का बताते हैं किडनैप हो गया, उनको ले गए। हालांकि बाद में उन 5 मतदाताओं ने कहा था कि यार हमारे किडनैप, आप लोग घूमने गए थे भाई, ऐश करने गए थे। घूमना चाहिए, घूमने के लिए हर कोई वयस्क आदमी अपनी इच्छा से कहीं भी जा सकता है। तो मामला कोर्ट में है, नैनीताल हाई कोर्ट में, और देखते हैं वोट किस करवट बैठता है। और दूसरा, हमारे उत्तराखंड में गर्मियों में क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा जंगलों में आग लगती है। आपको याद होगा उधर बिनसर के जंगलों में 4-5 युवा जिंदा जल गए थे जंगल में आग बुझाने के चक्कर में। तो गर्मियों में लग जाती है आग, और जब बरसात आती है तो तमाम तबाही लेकर के आती है। कहीं बादल फट जाता है, सड़क बह जाती है, लोगों के घर बाढ़ में डूब जाता है। तो यार उत्तराखंड के लोगों का जीवन ना जरा भाई कष्टदायक है ही, कैसे रहेंगे उत्तराखंड के लोग? और मेरी एक दिली ख्वाहिश है कि उत्तराखंड के हर परिवार को मैदानों में कुछ न कुछ ज़मीन अलॉट की जानी चाहिए। जैसे धराली नामक गांव में आपदा आई, वहाँ पर देखा था, वो गांव एक ऐसी जगह पर बसा था जहाँ पर ऊपर बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, आपदा आ सकती तो पूरा गांव दब सकता है। मेरी इच्छा है सरकार ने पहाड़ के हर आदमी को मैदानों में थोड़ी बहुत ज़मीन अलॉट करनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ के लोग जिनके पास पैसा है वो तो मैदानों में आ ही रहे हैं, और जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, आने वाले समय में अगर उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी वो भी आएंगे पहाड़। तो हमारे पूर्वज पहाड़ों की विकट परिस्थितियों में रहते आए हैं, लेकिन अब पहाड़ वैसे नहीं रह गए हैं। पुराने ज़माने में जब हमारे पूर्वज पहाड़ों में रहते थे तो वहाँ पर जंगलात नहीं होते थे। अब तो सरकार ने क्या कर दिया, जंगलात बना दिए गए हैं और जंगल में कोई भी शिफ्ट नहीं हो सकता। आज से लगभग 100-200 साल पहले हमारे पहाड़ में रहने वाले पूर्वज उस स्थान पर जहाँ दैवीय आपदा आती थी वहाँ से शिफ्ट होकर के जंगल में किसी सेफ जगह पर चले जाते थे। तो इतनी आपदाएं वे नहीं झेलते थे, इसलिए वो सदियों से पहाड़ में रह रहे थे। लेकिन अब सरकार ने कानून बना दिया, नहीं तुम यहाँ से
हट नहीं सकते हो, जंगल में तुम नहीं जा सकते, वो केस हो जाता है, उनको पुलिस पकड़ के ले जाती है। तो जो हमारे पहाड़ के लोग हैं ना, उनको जंगल में एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने के राइट होने चाहिए, जैसे जनजातियों को होते हैं। लेकिन क्या है ना, हमारे पहाड़ के लोग, जिनको वैसे खस प्रजाति बोला जाता है, खस आर्य बोला जाता है, हालांकि हमारे पहाड़ के लोग अपने आप को खस बोला जाना पसंद नहीं करते हैं, थोड़ा नहीं, खस राजपूत जो है ना वो किसी से कम नहीं थे, लेकिन उनके पूर्वज पहाड़ों में रहे, सदियों से पहाड़ों का आबाद किया, और अब वो पहाड़ों में आपदा में दब कर मर रहे हैं। सरकार को सोचना चाहिए, सरकार ने उनके लिए कुछ चिंता करनी चाहिए। क्या करें, जो जिस ज़माने में हमारे पूर्वज पहाड़ों में रहे, खास लोग, यानी कि कश्मीर से लेकर के उधर आसाम तक है पहाड़ी बेल्ट में, उस ज़माने में जंगलात नहीं होते थे, बस इसलिए वो यहाँ सर्वाइव कर पाए। अब पहाड़ में रहने वालों का पहाड़ में सर्वाइव करना बहुत कठिन है। इन लोगों को सरकार ने मैदान में प्लॉट अलॉट करना चाहिए, ऐसी मेरी इच्छा है। हालांकि सरकार कहाँ करती है, मेरा जैसा छोटा आदमी कौन हमारी बात सुनेगा। दूसरा, वही भू कानून की बात, आप जानते हैं हमारे पहाड़ में बाहर के लोग आकर के ज़मीनें खरीद रहे हैं, गरीब लोगों की ज़मीन खरीद रहे हैं, और उन गरीब लोगों को उन्हीं की ज़मीन में नौकर बना करके रख दिया है। पहाड़ियों की अच्छी अच्छी ज़मीन जहाँ से नेचुरल व्यू दिखता है, उस ज़मीन को सस्ते रेट में खरीद रहे हैं और अपने रिजॉर्ट बना रहे हैं, और पहाड़ियों को वहाँ पर नौकर रख दे रहे हैं। तो भाई एक दिन ऐसा आएगा कि कुमाऊनी बोलने वाले लोग अपने ही गाँव में क्या हो जाएंगे, अल्पसंख्यक हो जाएंगे, माइनॉरिटी हो जाएंगे, और बाहर के लोग उनको ना नौकर बना कर रखेंगे। वैसे भी यार हमारे पहाड़ के लोग ना, या पहाड़ से बाहर दूसरे शहर में जा कर के छोटी मोटी नौकरी तो करते हैं, और हमारे पहाड़ में रोज़गार की बहुत कमी है। तो दूसरा, एक खबर आपने सुना होगा, उत्तराखंड के मसूरी में एक 142 एकड़ की ज़मीन है। उस ज़मीन का नाम है जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेट। इस ज़मीन को उत्तराखंड सरकार ने स्वामी रामदेव के जो निकट सहयोगी हैं बालकृष्ण, उनके नियंत्रण वाली एक कंपनी को 15 साल के लिए लीज में दे दिया है, और 15 साल में सरकार को कमाई होगी लीज में देने से सिर्फ 15 करोड़ रुपये की। एक साल में सरकार को 1 करोड़ रुपया मिलना है उस ज़मीन से। तो जानकार बताते हैं कि इस ज़मीन को उत्तराखंड सरकार ने बहुत कम रुपए में लीज में दे रखा है, और वे इस बात पर भी आपत्ति उठाते हैं कि इस ज़मीन को लीज में देने से पहले उत्तराखंड सरकार ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से 23.5 करोड़ रुपए का लोन लिया, इस ज़मीन को बढ़िया बना करके इसको लीज पर दे दिया। यानी कि तो जानकार बताते हैं कि मसूरी में जो ये 142 एकड़ की ज़मीन उत्तराखंड सरकार ने 15 साल के लिए लीज में दे रखी है, और सरकार को मिलना है सिर्फ 15 करोड़ रुपए 15 साल में। तो इस ज़मीन की बाज़ार कीमत बताई जा रही है 30,000 करोड़ रुपए। यार इतनी महंगी ज़मीन, और उससे मिल रहा है सिर्फ एक साल में 1 करोड़। घाटा हो रहा है 8 करोड़ का, क्योंकि सरकार इस ज़मीन को डेवलप करने में पहले ही 23.5 करोड़ रुपया खर्च कर चुके हैं, वो भी लोन लेकर। अब उसका भी ब्याज भरना होगा सरकार को। तो जानकार उत्तराखंड सरकार के इस फैसले से नाराज हैं। जॉर्ज एवरेस्ट की जमीन को लीज पर लेने के लिए जिन 3 कंपनियों ने सरकार के पास आवेदन पत्र भेजा था, उन तीनों कंपनियों के ऑफिस का एड्रेस भी एक ही था। तो जाहिर है कि वो तीनों कंपनियां आपस में कंपटीशन नहीं कर रही थी। अन्यथा यदि ये जो कंपनियां हैं एक दूसरे को नहीं जानती, एक दूसरे के साथ कंपटीशन में होती, तो जो 15 करोड़ रुपए में नीलामी हुई है, शायद वो नीलामी 30-35 करोड़ रुपए में होती, और उत्तराखंड सरकार को कुछ फ़ायदा होता, या और ज़्यादा रुपये में भी हो सकती थी। तो भाई जो जॉर्ज एवरेस्ट ज़मीन है 142 एकड़ की, ये सरकार की नहीं है, ये किसकी है, आप और हम हमारी है, क्योंकि आप और हमसे ही तो मिलकर सरकार बनती है। वैसे हम लोग तभी चिंता करते हैं जब हमारी खुद की निजी प्रॉपर्टी का लॉस होता है, माना मेरी जेब से 100 रुपये चले गए, या मेरी ज़मीन का एक टुकड़ा किसी ने दबा दिया, तभी हम चिंता करते हैं। अन्यथा जो हमारे राज्य की ज़मीन है, जो हमारी ही है, जिसमें आपका और हमारा अधिकार है, उसके चले जाने में हम लोग ज़्यादा चिंता नहीं करते। भाई सरकारी है, जाने दो, हमारा क्या लेना देना, इस तरह की सोच हम लोग रखते हैं। तो भाई हमारे उत्तराखंड के हालचाल कैसे हो रहे हैं, आप लोग कैसे हैं। और तो उत्तराखंड की एक दूसरी खबर ये भी है, हमारे उत्तराखंड की 2 विधानसभा, एक विधानसभा देहरादून में है, दूसरी विधानसभा उधर गैरसैंण में है। तो जब विधानसभा सत्र गैरसैंण में बैठता है, तो उसके लिए सारे अधिकारी कहाँ से जाते हैं, देहरादून से गैरसैंण जाते हैं, और कुछ अधिकारी हेलीकॉप्टर से जाते हैं। तो आने जाने में खर्च होता होगा ना, उस खर्च को बचाया जा सकता था, और उस खर्च से आपके और हमारे विकास के लिए सरकार कोई योजना ला सकती थी। तो 2 जगह विधानसभा सत्र आयोजित करना, क्या आप समझते हैं ये हमारे राज्य के हित में है, विकास में है, इससे आपका और हमारा डेवलपमेंट होगा। हो सकता है
हमारा और आपका डेवलपमेंट हो। सरकार ने सही डिसीजन लिया है। एक विधानसभा भवन देहरादून में, एक विधानसभा भवन गैरसैंण में, 2-3 दिन गैरसैंण और 2-4 दिन देहरादून में। और इधर देहरादून से जो ऑफिसर अधिकारी गैरसैंण जाते हैं और वहाँ से वापस आता है, इस आने जाने में जो खर्च है हो सकता है वो बहुत कम हो उससे वो, और उस खर्च का हमारे और आपके डेवलपमेंट में कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा हो। भाई हम लोग कम जानकारी रखते हैं, अधिकारी और नेतागण ज़्यादा जानकारी रखते हैं। हमारे और आपके जैसे छोटे आदमी के लिए समझना एक टेढ़ी खीर है। और दूसरी बात, हमारे उत्तराखंड में अक्सर कहा जाता है कि यहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, यानी कि जो हमारे पहाड़ के लोग हैं, पहाड़ी संस्कृतियाँ हैं, छोड़ा, चाचरी, खतड़ुआ, घुघुतिया, हरेला, इस तरह के त्यौहार मनाते हैं और देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वे लोग उत्तराखंड में अल्पसंख्यक हो रहे हैं, ऐसा भी कहा जाता है। तो कई सरकार ने इस बारे में सोचना चाहिए, चिंता करनी चाहिए। ये हमारी सरकार है। सरकार किसकी है? आपकी और हमारी। हमने वोट दिया है और हमारी ही चुनी हुई सरकार हमारे ही बारे में चिंता न करे, अपने ही बारे में चिंता करे, जो जनप्रतिनिधि चुने गए हैं। तो ये बात थोड़ा हमारे राज्य की डेवलपमेंट के लिए अच्छी नहीं है, शुभ संकेत नहीं है। तो यदि आप किसी अधिकारी को एक जवाब पत्र लिखें वो उत्तराखंड के डेवलपमेंट के बारे में, आर्थिक स्थिति के बारे में, अतिक्रमण के बारे में, डेमोग्राफी चेंज के बारे में, तो उसका जवाब आना चाहिए। दूसरा यार, एक और हमारे उत्तराखंड में एक चिंता हो गई है। यहाँ पर कई युवा जो है ना वो 35-40 साल की उम्र क्रॉस करने जा रहे हैं, लेकिन उनकी शादी नहीं हो पा रही है। कहा जा रहा है कि जो लोग छोटी मोटी नौकरी में 35-40 साल की एज उनको हो गया, दुल्हन उनके लिए अकाल पड़ गया। तो ये भी एक हमारे उत्तराखंड के युवाओं के लिए टेंशन की बात है। भाई क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? तो युवा समझ नहीं रहे हैं। हमारे जो जनरेशन है, आगे की जनरेशन, वो ये उनके जो क्रियाकलाप थे उनका रिजल्ट है। क्योंकि उस ज़माने में जब अल्ट्रासाउंड मशीन आई थी तो कई लोगों ने गर्भ में पल रहे कन्या भ्रूण की हत्या की। तो उसमें डॉक्टर्स का भी योगदान है। हालांकि उसमें डॉक्टर से फंसे नहीं, जिन लोगों ने अबॉर्शन कराया, कन्या भ्रूण की हत्या कराई, वो भी नहीं फंसे, सब साफ साफ बचे रहे। सब लोगों ने अपने पाप को छिपा छिपा के रखा है और उसी का खामियाजा आज हमारे युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। 35-40 साल की उम्र में भी वे दुल्हन खोज रहे हैं, या फिर कई लोगों ने उम्मीद छोड़ दी है कि अब उनकी शादी होगी। और एक खबर में और देख रहा था अल्मोड़ा के विधायक मनोज तिवारी और अल्मोड़ा के सांसद अजय टम्टा जी के बारे में। उन्होंने कहा कि अजय टम्टा जी के सौजन्य से एक कमेंट आया कि जो क्वारब सड़क है वो विधायक मनोज तिवारी की वजह से उसका काम डिले हुआ। और मनोज तिवारी ने अपने तर्क रखे और सांसद अजय टम्टा जी ने अपने तर्क रखे। दोनों कह रहे थे कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। भाई इन दोनों से हमारा ये कहना है कि आप राज्य के विकास के लिए, उत्तराखंड और अल्मोड़ा के विकास के लिए मिलजुल कर काम करें। आरोप प्रत्यारोप और धरना प्रदर्शन तब करें जब आपस में टॉक करके कोई रिजल्ट नहीं मिला। इसके साथ यार मैं इस छोटी सी फसक को समाप्त करता हूँ। हालांकि ये मेरा एक प्रयास है, मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी ओर से कि अपने मन की भड़ास निकालूँ, अपने मन की बात को व्यक्त करूँ। इसको कोई सुने या न सुने, या फिर यार इसका कोई असर पड़े या न पड़े, बट मुझे अपने राज्य की चिंता करनी चाहिए, अपने लोगों की चिंता करनी चाहिए। बस इसी के साथ मैं ये फसक समाप्त करता हूँ। नमस्कार।